प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 5 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह आदर्श प्रश्न पत्र जैक बोर्ड परीक्षा अथवा द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-2022 के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि इस आदर्श प्रश्न पत्र को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस आदर्श प्रश्न पत्र के पूर्व में 4 और आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1, सेट 2, सेट 3 एवं सेट 4 सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए प्रस्तुत कर चुका हूं। अतः यदि आप चाहें तो उन आदर्श प्रश्न पत्रों का भी अभ्यास कर सकते हैं, और इस प्रकार से यदि आप कुल 5 आदर्श प्रश्न पत्रों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आगामी परीक्षा काफ़ी अच्छी होगी। तो प्रस्तुत है आदर्श प्रश्न पत्र सेट 5। विद्यार्थियों, आपको तो पता चल ही चुका है कि यह आदर्श प्रश्न पत्र 40 अंकों के लिए है और इसके लिए निर्धारित समय 1 घंटा 30 मिनट अर्थात 1.5 घंटा है। देखिए सामान्य निर्देश को। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। इस आदर्श प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 5 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और एक के लिए 2 अंक, तो कुल हो गया 10 अंक। प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न। इनमें से भी आपको किन्हीं 5 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और यहाँ एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है। तो 3 गुना 5 15 हो गया और पहले का 10 हो गया 25। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक है। तो यहाँ हो गया 5 गुना 3 15, उधर हुआ था 25, 25 और 15 कुल 40 अंक। अब देखिए प्रश्न पत्र को। खंड क अति लघुत्तरीय प्रश्नाः निर्देशः केषांचित् पंच प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न, परेंगित ज्ञान फला के भवन्ति। तो इसका उत्तर होगा परेंगित ज्ञान फला बुद्धयः भवन्ति। अगला प्रश्न, पशुना अपि कीदृशः गृह्यते। पशुना, पशु के द्वारा कैसा या क्या ग्रहण किया जाता है या ग्रहण कर सकता है। इसका उत्तर होगा पशुना अपि उदीरितो अर्थः या उदीरितः अर्थः गृह्यते। अर्थात पशु के द्वारा भी बोधित होने पर या बताए जाने पर वह उसे समझ लेता है और उसे ग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न, सिंहस्य बलम कह जानाति। सिंह का बल या सिंह की शक्ति या सिंह के पराक्रम को कौन जानता है। इसका उत्तर होगा सिंहस्य बलम करी अथवा गजः
जानाति। सिंह के बल को हाथी जानता है। करी हाथी को कहते हैं और गजह भी हाथी को कहते हैं। तो आप करी अथवा गजह जो चाहें वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, निसंशयम कह कृतांतः मन्यते, कि निस्संदेह कौन कृतांत मानता है। तो निसंशयम सौ एव कृतांतः मन्यते यह पार्थिव रूपेण सदा परेह वित्रस्तान पीड्यमानान जीवान रक्षति। जो दूसरों के द्वारा पीड़ित जीवों की रक्षा करता है उसी को कृतांत माना गया है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मयूर या मोर कैसे नृत्य की मुद्रा में, नाचने की मुद्रा में स्थित होता है। इसका उत्तर होगा मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर अपने पंखों को फैलाकर अथवा अपने पंखों को खोलकर नाचने की मुद्रा में स्थित होता है। छठा प्रश्न, विमूढ़ धीः कीदृशीम वाचम परित्यजति। मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को त्याग देता है, कैसी वाणी का परित्याग करता है। इसका उत्तर होगा विमूढ़ धीः धर्म प्रदाम वाचम परित्यजति। मूर्ख व्यक्ति धर्मप्रद बातों को या वाणी को त्याग देता है, उसका परित्याग करता है। अर्थात धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें कही गई है, बताई गई है, उन बातों का वह परित्याग कर देता है, उसको नहीं सुनता है, उसको फॉलो नहीं करता है। अगला प्रश्न, कह शंकनीयः भवति। कौन शंकनीय होता है। इसका उत्तर होगा अत्यादरः शंकनीयः भवति। अत्यधिक आदर, अत्यधिक मान सम्मान, ओवर रिस्पेक्ट शंकनीय होता है, डाउटफुल होता है। यदि कोई व्यक्ति आपका अत्यधिक रिस्पेक्ट करने लगे तो लगता है कि कुछ न कुछ शंका की बात है, कुछ न कुछ कारण है, क्योंकि सामान्यतया कोई व्यक्ति अत्यधिक आदर नहीं करता है। अगला खंड है खंड ख, लघुत्तरीय प्रश्न। केषांचित पंच प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसका पहला प्रश्न अर्थात 8वां प्रश्न, संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेद करें। कदाचित जोड़ च, इसका होगा कदाचिच्च। उसके बाद लोके अस्मिन, तो लोके जोड़ अस्मिन। फिर है केनापि, केन जोड़ अपि। उसके बाद है 9वां प्रश्न, समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। समास विग्रह या समस्त पद लिखें। तत्वार्थस्य निर्णयः, इसका होगा तत्वार्थ निर्णयः। उसके बाद है वाक् पटुः, तो वाची पटु। फिर है निराहारम, आहारस्य अभावः। 10वां प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम या समानार्थक पदम लिखत। नीचे लिखे गए पदों के पर्याय पद या समानार्थक पद लिखें। श्रेयः, श्रेयः का होगा कल्याणम। श्रेय का अर्थ ही होता है कल्याण। धनम, वित्तम। लोके, संसारे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, अधोलिखितानाम पदानाम विपर्यय पदम, विलोम पदम, विपरीतार्थक पदम लिखत। तीनों का एक ही अर्थ है, विपर्यय पद, विलोम पद या विपरीतार्थक पद। तो आपको विपर्यय पद लिखना है। दोषः, दोषः का होगा गुणः। उपसृत्य, उपसृत्य का अर्थ होता है नजदीक जाकर, पास जाकर। इसका होगा अपसृत्य, दूर जाकर, दूर हटकर। आत्मगतम, आत्मगतम का अर्थ होता है अपने मन में कहना, अपने आप में कहना, दूसरों को सुनाकर नहीं कहना, अपने मन में। और प्रकाशम अर्थात प्रकाशित भाव में, ऐसी बात करना जो सब सुन सके। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं प्रकाशम। और आत्मगतम अपने मन में बोलना।
12वां प्रश्न, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। प्रकृति माता सर्वेषां जननी अस्ति। इसमें रेखांकित पद है प्रकृति माता, जिसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है और स्त्रीलिंग है। तो किम शब्द रूप स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में होता है का, तो यहां हो गया का सर्वेषां जननी अस्ति और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद वनस्य समीपे एका नदी वहति। रेखांकित पद है वनस्य और इसमें षष्ठी एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो किम शब्द रूप पुल्लिंग के षष्ठी एक वचन में होता है कस्य। तो कस्य समीपे एका नदी वहति, और जैसा कि मैंने कहा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। फिर है व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते। व्यवहारेण में तृतीया एक वचन का प्रयोग है। किम शब्द रूप तृतीया एक वचन पुल्लिंग में होगा केन, तो हो गया केन मित्राणि जायन्ते। 13वां प्रश्न, निर्देशानुसारम लिखत। जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार लिखें। तुच्छः जीवः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। तुच्छः जीवः, यहां दो पद है, तुच्छः और दूसरा जीवः। इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है? तो जीव कैसा है? तुच्छ। जीव की विशेषता को बता रहा है, इसलिए विशेषण पद हो गया तुच्छः। उसके बाद है क्रुद्धः सिंहः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। अब पूछ रहा है विशेष्य पद। इसके पहले वाले प्रश्न में पूछा था विशेषण। क्रुद्धः सिंहः, सिंह कैसा है? क्रोधित है, तो क्रुद्ध हो गया विशेषण और यहां पूछा है विशेष्य। विशेष्य हो गया सिंह। क्रुद्ध कौन है? सिंह है, इसलिए उत्तर होगा सिंहः। उसके बाद क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। क्रोधित सिंह या क्रुद्ध सिंह इधर उधर दौड़ता है। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? अव्यय पद होगा इतस्ततः। अव्यय उसे कहते हैं जिसका रूप सभी विभक्तियों, सभी लिंगों एवं सभी वचनों में एक समान बना हुआ रहता है, जिसके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं अव्यय। तो यहां अव्यय पद है इतस्ततः, इधर उधर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभज्य व लिखत। प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर अथवा अलग कर लिखें। हसन, हसन का होगा हस प्लस क्षत्रि, या ऐसे भी लिख सकते हैं हस धातु क्षत्रि प्रत्यय। फिर है हन जोड़ क्त, इसका हो गया हतः या हता या हतम। हतः हो गया पुल्लिंग में, हता हो गया स्त्रीलिंग में और हतम हो गया नपुंसकलिंग में। यहां निर्देश नहीं दिया गया है कि हन जोड़ क्त आपको पुल्लिंग में लिखना है, स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में, इसलिए मैं तीनों लिख दिया। परीक्षा में यदि इस तरह का रहे, आप इन तीनों को लिख सकते हैं और तीनों में से एक भी आप लिख देंगे, फिर भी आपको पूरा अंक दिया जाएगा। उसके बाद है प्र जोड़ चल जोड़ क्षत्रि, इसका होगा प्रचलन पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में प्रचलंती और नपुंसकलिंग में नहीं, यहां गलत लिखा गया है। नपुंसकलिंग में भी प्रचलंती नहीं, प्रचलत हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है। प्रचलंती तो स्त्रीलिंग वाला लिखाया ही, वही फिर रिपीट हो गया है, प्रचलत होगा। प्रचलन पुल्लिंग में, प्रचलंती स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में प्रचलत। आप तीनों को भी लिख सकते हैं अथवा एक को भी, आपको अंक मिलेगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें केषांचित प्रश्न त्रयाणाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। परीक्षा साफल्यात अनुजम प्रति लिखितमिदं वर्धापनम पत्रम मंजुषायाः उचितेः पदेः पूरयत।
परीक्षा की सफलता के लिए छोटे भाई के प्रति लिखे गए इस पत्र, बधाई पत्र को वर्धापन, वर्धापन मतलब बधाई, मंजूषा में दिए गए पदों से पूरा करें। मंजूषा में शब्द है अग्रजः, अग्रज कहते हैं बड़ा भाई को। प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि कहते हैं प्राप्त करोगे। त्वम तुम, प्रसन्नता खुशी, गौरवस्य गौरव का, अंकान अंक जिसे इंग्लिश में कहते हैं मार्क्स, देवघर नगरात, देवघर नगर से, देवघर शहर से, शुभाशीष शुभ आशीर्वाद, प्राप्तम प्राप्त किया, और वर्धापनम, वर्धापनम मतलब बधाई। देखिए सबसे पहले एक नंबर में खाली स्थान है, तो यहां जगह का नाम लिखा गया देवघर नगरात। फिर है दिनांक, तो दिनांक लिख दीजिए। दिनांक मंजूषा में दिया हुआ नहीं है, तो आप यहां कोई भी डेट डाल सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि जिस दिन आप परीक्षा दें उस दिन का दिनांक डाल दें। प्रिय अनुज, 2 नंबर में होगा शुभाशीष, प्रिय छोटे भाई, प्रिय अनुज, शुभाशीर्वाद। तव परीक्षा सफलता पत्रम अद्येव, यहां होगा प्राप्तम, तुम्हारी परीक्षा में सफलता का पत्र आज ही प्राप्त किया या प्राप्त हुआ। तव उत्तीर्णताम ज्ञात्वा मई अति, तुम्हारी उत्तीर्णता, उत्तीर्णता कहते हैं पास होने के बारे में जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता अभवत, यहां हो गया प्रसन्नता 4 नंबर में। अहोरात्रम प्रयासम विधाय त्वम 95%, दिन रात मेहनत करके तुम 95%, 95% अंकान लब्धवान, अंक प्राप्त किए हो। अस्माकं कृते एषः, हमारे लिए यह, यहां होगा 6 नंबर में गौरवस्य विषय, हमारे लिए यह गौरव का विषय है, गौरव की बात है। तुभ्यम, तुम्हें, मम हार्दिकम, मेरा हार्दिक, वर्धापनम, मेरी हार्दिक बधाई। आगामी परीक्षायाम, आने वाली परीक्षा में, अपि भी, यहां होगा 8 में त्वम, त्वम प्रथमम स्थानम एव प्राप्स्यसि, 9 नंबर में प्राप्स्यसि, आने वाली परीक्षा में, आगामी परीक्षा में भी तुम पहला स्थान ही प्राप्त करोगे। इति आशा, ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है। पुनः शुभम कामयामहे, पुनः फिर से शुभ कामना। भवदीयः, आपका, अग्रजः बड़ा भाई, सोमेश, सोमेश। बड़ा अच्छा पत्र था। 16वां प्रश्न, अधो दत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंच संस्कृत वाक्यानि लिखत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत के वाक्यों को लिखें। चित्राधारित लेखनम, नीचे एक चित्र है, चित्र को देखना है, चित्र किस चीज का है, उस चित्र पर आधारित आपको 5 वाक्य लिखना है संस्कृत में। मंजूषा के शब्दों को देखते हैं। नदी, इसका अर्थ आप जानते हैं। वृक्षाः, इसका भी अर्थ आप जानते हैं, वृक्ष। क्षालयन्ति, क्षालयन्ति मतलब धोते हैं, साफ करते हैं। रजकः, रजक कहते हैं धोबी को, जो कपड़ा धोता है, कपड़ा साफ करता है। वस्त्राणि, कपड़े। शिलापट्टके, शिलापट्टके कहते हैं पत्थर की चट्टान को, जिस पर पटक पटक के धोबी कपड़ा धोता है। रमणीय, रमणीय, सुंदर दृश्य। शुष्यति, सुखाता है। स्नातः, नहाता है। पर्वतः, पर्वत या पहाड़। देखिए पहले आप ध्यानपूर्वक चित्र को देखें। चित्र को देखने से ही लग रहा है कि एक नदी का चित्र है, सामने में पहाड़ है, कुछ पेड़ पौधे हैं, धोबी शिलापट्ट पर कपड़ा धो रहा है और कुछ लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। तो इस पर आधारित आपको चित्र का वर्णन करना है शुद्ध शुद्ध संस्कृत में। देखिए
अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति। इस चित्र में एक नदी है। थोड़ा सा वाक्य को चेंज किया हूं। जैसा कि पूर्व के सेट में मैं इदम से प्रारंभ करता था, तो यहां भी आप चाहें तो कर सकते हैं कि इदम एकस्याह नद्याह चित्रम अस्ति। यह एक नदी का चित्र है। जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं, लेकिन यहां मैं लिखा हूं अस्मिन चित्रे एका नदी अस्ति। बहुत आसान वाक्य लिखा हूं, इस चित्र में एक नदी है। दूसरा वाक्य, अत्र रजकः शिलापट्टके वस्त्राणि छालयन्ति। छालयन्ति नहीं होगा, छालयति होगा। छालयति हो जाएगा क्योंकि रजकः एक वचन है और मंजूषा में शब्द था छालयन्ति, इसलिए छालयन्ति यहां टाइप हो गया। लेकिन जब यहां है रजकः, रजकः है एक वचन में, तो क्षालयन्ति नहीं होगा, होगा क्षालयति। अत्र रजकः शिलापट्टके वस्त्राणि क्षालयति। पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान देंगे। आप क्षालयन्ति नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्षालयति। उसके बाद द्वौ बालकौ नदी जले या नद्याम स्नातः। दो लड़के नदी के जल में या नदी में स्नान करते हैं। उसके बाद नद्याः समीपे एकः रमणीयः पर्वतः अस्ति। नदी के समीप, नदी के पास एक रमणीय पहाड़ है। और अंत में अत्र अनेके वृक्षाः अपि सन्ति। अंतिम वाक्य भी बहुत आसान, यहां अनेक वृक्ष हैं। तो यह जो वाक्य है अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति, कई सारे चित्र वर्णन में आप इस वाक्य को लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकांश चित्रों में पेड़ पौधों को दिखाया जाता है। तो यदि रहे पेड़ पौधे तो आप ये वाक्य लिख सकते हैं कि अत्र अनेके वृक्षाः अपि सन्ति या सन्ति। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न पर। अधोलिखिते अन्वय द्वये मंजूषा प्रदत्त शब्द सहायतया पूरयत। नीचे लिखे गए दो अन्वय हैं, उसको मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करना है। मंजूषा में शब्द हैं दुर्लभः, पुत्राय, अक्षरम, पुरुषः, तत्कृतज्ञता। देखिए अन्वय को, पिता यहां हो जाएगा पुत्राय। बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। पिता अपने पुत्र को उसके बाल्यकाल में विद्या नामक धन देते हैं। अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति, यहां होगा तत्कृतज्ञता। उसके पिता ने उसके लिए कौन सा तप किया, यह कहना ही कृतज्ञता है। उसके बाद अमंत्रम, यहां होगा अक्षरम नास्ति। अनौषधम मूलम नास्ति। अयोग्यः पुरुषः नास्ति। तत्र योजकः, अंत में हो जाएगा दुर्लभः। आगे बढ़िए 18वें प्रश्न पर। अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकानां स्थाने समय सूचक संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में अंकों के स्थान पर समय सूचक संस्कृत के पदों को लिखें। संस्कृत में आपको लिखना है समय को, यहां समय को अंकों में लिखा है, आपको संस्कृत के शब्दों में लिखना है। देखिए मथुरा एक्सप्रेस सायं दिखा रहा है 5 बजे आगच्छति, तो 5 का होता है पंच। वादने तो लिखा हुआ है ही, आपको सिर्फ भर देना है पंच। उसके बाद है अमृतसर मेल रात्रौ 8:15 वादने गच्छति, तो 15 मिनट अधिक को कहते हैं सपाद, और 8 के लिए अष्ट, तो सपाद अष्टवादने गच्छति। उसके बाद जनशताब्दी एक्सप्रेस अपराहने, जनशताब्दी एक्सप्रेस अपराहने 1:30 या 1:30 बजे वादने गच्छति, तो इसका होगा 1:30। उसके बाद अनुरागः रात्रौ 12 वादने स्वपीति। अनुराग रात को 12 बजे सोता है, तो 12 का होता है 12, तो हो गया 12 वादने स्वपीति। सह नित्यम प्रातः 5:45 अर्थात 5:45
वादने उत्तिष्ठति। तो 5:45 का होगा पादोन षड या पादोन षट। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए क्योंकि इसमें अधिकांश बच्चों को कंफ्यूजन होता है। समय देखिए 5:45। समय 5 से 45 मिनट आगे है, जबकि 6 से 15 मिनट कम है। तो समय करीब में है 6 के, इसलिए यहां 6 के लिए लिखाएगा षट या षड। इसको दूसरे ढंग से यदि आप समझें तो हिंदी में 5:45 को कहते हैं 4:45। 4:45 नहीं कहते हैं, 4:45 कहते हैं 4:45 को। तो 4:45 शब्द आया 6, इसलिए भी होगा षड या षट। तो पादोन षड या पादोन षट वादने उत्तिष्ठति। 19वां प्रश्न, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखिए अनुच्छेद को, दीपावली भारतीयानाम प्रमुखम पर्व अस्ति। दीपावली भारतीयों का प्रमुख पर्व है। अस्मिन् दिवसे श्री रामः पितुः आज्ञां पालयन् 14 वर्षाणि वने उषित्वा रावणं हत्वा स्वपत्नीं सीतां च विमोच्य अयोध्या नगरीं परावृत्तः आसीत्। इस दिन श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वन में व्यतीत कर, बिताकर या रहकर, रावण को मारकर और अपनी पत्नी सीता को छुड़ाकर अयोध्या नगरी लौटे थे। तस्मादेव कालात, उसी समय से भारतीयाः प्रतिवर्षम कार्तिक मासस्य अमावस्यायां स्वगृहेषु दीपान प्रज्वालयन्ति। उसी समय से भारतीय प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अमावस्या में अपने घरों में दीपों को प्रज्वलित करते हैं, दीपों को जलाते हैं। अस्मिन्नेव दिवसे रात्रो महालक्ष्मी पूजनम क्रियते। इसी दिन रात में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। अस्मात् पर्वणः पूर्वम, इस पर्व के पहले जनाः स्वगृहाणां शुद्धिं कुर्वन्ति। लोग अपने घर की शुद्धि करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा करते हैं। गृहाणि नववधूरिव भासन्ते, और घर नई दुल्हन की तरह लगता है। बड़ा सुंदर गद्यांश था दीपावली पर आधारित। अब देखिए प्रश्न को, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। दीपावली केशाम प्रमुखम पर्व अस्ति। दीपावली किसका प्रमुख पर्व है? इसका उत्तर होगा भारतीयानाम, भारतीयों का। अगला प्रश्न, दीपावल्याम रात्रो किम क्रियते। दीपावली में रात को क्या किया जाता है? इसका उत्तर होगा महालक्ष्मी पूजनम, महालक्ष्मी की पूजा। अगला प्रश्न, दीपावली कस्याम तिथौ भवति। दीपावली किस तिथि को होती है? इसका उत्तर होगा अमावस्यायाम, अमावस्या में। अगला प्रश्न, बद्ध्वा इति पदस्य विपर्यय पदम किम। बद्ध्वा जिसका अर्थ होता है बांध कर, इस पद का विपर्यय पद क्या है, विलोम पद क्या है? तो विलोम पद है गद्यांश में मुक्त्वा, मुक्त कराकर। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दें, फुल सेंटेंस में उत्तर दें। दीपावल्याः पर्वणः पूर्वम जनाः किम कुर्वन्ति। दीपावली के पर्व के पहले लोग क्या करते हैं? इसका उत्तर लिखिएगा, दीपावल्याः पर्वणः पूर्वम जनाः स्वगृहाणां शुद्धिं कुर्वन्ति। दीपावली के पर्व के पहले लोग अपने घर को शुद्ध करते हैं। और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर अथवा आदर्श प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखें। तो आपने देखा यह गद्यांश दीपावली के बारे में बता रहा था, दीपावली पर आधारित था, इसलिए इसका सबसे सटीक शीर्षक होगा दीपावली। विद्यार्थियों,
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो शीर्षक लिख दिया सिर्फ वही शीर्षक होगा, इसके अलावे भी दूसरे शीर्षक हो सकते हैं, किंतु ध्यान रखेंगे शीर्षक सटीक होना चाहिए और शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिस पर गद्यांश आधारित हो। तो ये था संस्कृतानुराग नामक यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रस्तुति। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो यह था आदर्श प्रश्न पत्र का अंतिम सेट 5। इसके पूर्व भी 4 और आदर्श प्रश्न पत्र मेरे इस YouTube चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आपसे मेरा निवेदन होगा आप उसे भी अवश्य देखें, उसका भी अभ्यास अवश्य करें और इस प्रकार से आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप सबों को मेरी ओर से, मेरे इस चैनल की ओर से आगामी परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।